हेलो एवरीवन। एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं होने के कारण लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन क्लास या जो डिस्कशन है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। और लाइव जो होगी कल से 12 बजे से हो जाएगी, लेकिन लाइव जो होगी वो जो टेस्ट ग्रुप के अंदर है उन्हीं के बीच में लाइव होगी। बाद में वीडियो को पब्लिक करेंगे, बट वैसे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय चला जाता है और अभी एक एक मिनट कीमती है। तो एग्जामिनेशन सर पे एक एक मिनट कीमती है, उसको देखते हुए हम लोग इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज मैंने बोला था कि टेस्ट का डिस्कशन आज से स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हम उन्हीं सवालों को लेंगे जिस सवाल को लेकर आपका रिक्वेस्ट आया है, प्लस जिसको लेकर आपने मुझे अलग से मैसेज भी किया है। यहाँ पे एक चीज और मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे जो सवाल ले रहे हैं वो वही सवाल ले रहे हैं जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन पूछा था या कहीं आपको दिक्कत लग रही थी। दूसरी बात कि इस सवाल के लिए आपको क्या करना है, आप जो टेस्ट दे रहे हो वहीं पे रिपोर्ट का ऑप्शन है, आप रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। पहले के बहुत सारे सेट के अंदर रिपोर्ट पे काम नहीं किया गया था, तो वो नहीं किया गया था, तो वो अब सारा जो है डेली का 3 टेस्ट है उसको लेते हुए हम लोग मुश्किल से विद इन 10 डेज वो सारा कवर कर लिया जाएगा। और जहां पर कहीं भी आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन पूछा है या जहां कहीं भी आपको लगता है कि और ज्यादा उसमें डिटेल चाहिए, एक्सप्लेनेशन के बाद भी कंफ्यूजन हो रहा है, वहां पर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। और चीजों को ऐड करते हुए हम लोग चले जाएंगे। मकसद बस यही है कि सवाल, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि 30 टेस्ट जो आ रहा है वो टेस्ट तो बीपीएससी पैटर्न पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो जो 30 टेस्ट है बीपीएससी पैटर्न पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 20 टेस्ट, ये जो 20 टेस्ट है इसका मकसद है पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस कवर करना, और यहीं से कहीं से आपको अधिकांश सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर फुल टेस्ट तो हम बीपीएससी के पैटर्न पे कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल है टेस्ट 1 का। दूसरा नंबर सवाल है अस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ करने का कौन सा उद्देश्य नहीं था। ये सवाल है पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी को उसकी आय में स्थिरता प्रदान करना। दूसरा, कृषि उत्पादकता में सुधार लाना। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठावान जमींदारों का वर्ग बनाना। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से 5 साल के लिए लैंड रेवेन्यू, 5 साल के लिए। इंग्लिश में, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ introducing permanent settlement to stabilize the income of East India Company, to improve agriculture productivity and expand agriculture, to build a class of loyal landlords in India for the British Empire, और 5 year वाला। तो यहाँ पे सिंपल है, आंसर डी होगा, क्योंकि 5 साल के लिए परमानेंट सेटलमेंट नहीं किया गया था, लेकिन 5 साल के लिए नहीं किया गया था, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट का जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाए गए, आगे भी हम लोग देखेंगे, एक और क्वेश्चन है, वहां पे उसका मकसद ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेवेन्यू था, जो फ्लक्चुएट कर रहा था, उसको स्टेबल करना, इसका मकसद था। दूसरा, और अस्थायी बंदोबस्त से ये मान के चल रहे थे कि हम लोग अगर लैंड रेंट को फिक्स कर देंगे तो वो लोग एग्रीकल्चर, जमींदार जो है वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान देगा। जमींदार के जो जुडिशियरी पावर थी वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ले ली थी, तो वो भी यहां पे हो गया। उसके अलावा एक ऐसा लॉयल क्लास बनाना था लैंड लॉर्ड्स का, जमींदारों का, जो उनको काम आए, और 1857 में ये प्रूफ हो गया। तो ये भी था, लेकिन 5 साल के लिए टोटल ये परमानेंट सेटलमेंट था। और स्टार्टिंग में जब इनको परमिशन, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट की बात की और उसका प्रपोजल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोल को भेजा, तो उन्होंने उस समय अप्रूव नहीं किया, तो मजबूरन इनको 10 साल के लिए स्टार्ट करना पड़ा। लेकिन 1793 में, बाद में 1793 में अप्रूवल आ गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से, और उन्होंने इसको परमानेंट सेटलमेंट में बदल दिया। तो यही है कहानी यहाँ पे। तो 5 साल के लिए ना होके परमानेंट था। सिंपल सा सवाल है, ये मुश्किल नहीं था। यहां पे हम लोग देखें, ये सवाल ये है कि बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन से पेशवा हुए। सिंपल सा है, इंग्लिश हिंदी की अंतर नहीं है। यानी बालाजी विश्वनाथ का पेशवा कौन हुआ। पहला, बालाजी बाजीराव प्रथम, और दूसरा है बाजीराव द्वितीय। लेकिन यहां पे आपको जो जानना है फैक्ट, ये पेशवा कौन थे। सबसे पहले जो पेशवा पोस्ट था, एक्चुअली पेशवा शिवाजी के टाइम में भी थे, उनका जो अष्ट प्रधान था उसके अंदर पेशवा भी हुआ करते थे, और ये पेशवा इतने पावरफुल हो गए बाद में, उस समय भी थे। राजा अगर कोई भी आदेश पे साइन करते थे तो उसके बाद
राजा के साइन के बाद पेशवा का भी साइन होता था, उनका भी मोहर होता था। तो कुल मिला के राजा के नहीं रहने पे, जैसे राष्ट्रपति होते हैं ना, उपराष्ट्रपति, तो राजा के नहीं रहने पे ये जो पेशवा थे ये सारा काम करते थे। पेशवा का जो पोस्ट है वो बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी जो विश्वनाथ है उनके टाइम में पेशवा का पोस्ट जो था वो एकदम मजबूत हो गया, वो स्ट्रांग हो गया, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ के टाइम जो है वो पेशवा बहुत, मतलब पेशवा जो थे, उन कहा जाता है कि बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक हैं। इनके बाद बालाजी बाजीराव होते हैं। बालाजी बाजीराव को हम लोग नाना साहब भी कहते हैं। और ये जो बालाजी बाजीराव है वो बालाजी जो बाजीराव है वो बाजीराव प्रथम के बेटे थे। ध्यान ये रखिएगा कि इनका संधि होता है 1750 में मराठा शासक राजा राम द्वितीय के साथ, जिसको संगोला की संधि कहते हैं। और उसके बाद ये जो है सर्वे सर्वा हो जाते हैं और पोस्ट तो अनुवांशिक हो ही जाता है। तो कुल मिलाकर जो पेशवा हैं वही उसके बाद सर्वो सर्वा हो जाते हैं। और जो छत्रपति हैं, वो जो छत्रपति जिसको राजा कहेंगे आप, वो एक सिंबॉलिक राष्ट्रपति की तरह हेड हो जाते हैं। तो ये यहां पे फैक्ट है। उसके बाद अगला है, चलिए अगला ये है कि अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट पे एक और फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान दीजिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित फॉल्स स्टेटमेंट, यहां पे कंफ्यूजन हुआ है वो मैं समझ रहा हूं। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया, क्लियर है, कोई इशू नहीं है। सर ग्रांट के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त का स्वामी जमींदार को होना चाहिए। सर जॉन सोर ने जमींदारी बंदोबस्त को अस्थायी रूप से लागू करने का सुझाव दिया और 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहां पे इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि जेम्स जो ग्रांट है वो यहां कंफ्यूजन यहां हो रहा है। जेम्स ग्रांट साहब जो हैं वो अस्थायी बंदोबस्त और सर जॉन सोर का जो अस्थायी बंदोबस्त को लेके जो सोच है वो दोनों अलग अलग है। सर ग्रांट कहते हैं या जेम्स ग्रांट कहते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन जमीन का मालिक जो है वो होंगे सरकार, वो सरकार होंगे और जमींदार केवल लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके वो देने का काम करेंगे, उसके बदले इनको कुछ कमीशन मिल जाएगा, मालिक सरकार होगा। सर जॉन सर कहते नहीं, जमींदार जब सारा कुछ कर रहा है तो मालिक भी जमींदार होगा, वो अलग बात है, हिस्सा हम लेंगे। तो ये सारी चीजें यहां पर थी। और 1793 में ही लागू हुआ था, 1790 में नहीं हुआ था। 1790 में 10 साल का प्लान लागू हुआ था, ना कि परमानेंट सेटलमेंट। तो ये आपका क्वेश्चन था एक, जहां पे दिक्कत थी। उसके बाद अब यहां पे एक कंफ्यूजन हुआ जो, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें से कुछ स्टूडेंट पहले से जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको लगता होगा ये बच्चा वाला सवाल है। देखिए आप भी जब तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए सवाल मुश्किल हो सकता था, उसी तरह से जो बिल्कुल न्यू कमर और फ्रेशर आए हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए जो सब सवाल को सबका लेके चलना है। तो यहां पे कंफ्यूजन क्या हो गया, इस ऑप्शन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी लैंड रेवेन्यू सिस्टम भू राजस्व व्यवस्था सर्वाधिक क्षेत्र पे लागू थी? क्लियर आंसर है, कौन थी? जमींदारी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जहां डायरेक्ट किसानों के साथ एग्रीमेंट किया जाता था, लेकिन और ये कितने पे थी? 51%। कितने पे? 51%। तो 51 हुआ नहीं कि दोनों मिल भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? महलबाड़ी और जमींदारी, जब वही कंफ्यूजन होता है कि हमारे यहाँ जो इरिगेशन सिस्टम है वो सबसे ज्यादा इरिगेशन किस तरह से होता है, लघु सिंचाई, मध्यम या बृहत। तो जहां मध्यम और बृहत आता है सब कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन लघु जो सिंचाई व्यवस्था है, स्मॉल इरिगेशन सिस्टम है, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है, वो सबसे ज्यादा है अकेले ही। तो इसको मिला भी दो तो क्या फर्क पड़ता है? तो यही सवाल था इसमें। चलिए उसके बाद 27 क्या कहता है? सहायक संधि की बात की जा रही है, सब्सिडी ट्रीटी अलायंस की बात की जा रही है। यहां पे देखिए सहायक संधि से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसमें फॉल्स कौन सा है?
सहायक संधि का प्रतिपादन सबसे पहले विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य अवध था। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत सहायक संधि नीति जो है वो भारत में लागू की। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि नीति के दक्षिण एशिया में नेपोलियन के आक्रमण की संभावना से प्रभावित थी। अब ये स्टेटमेंट है, यहां पे कंफ्यूजन पता है, पहला नहीं हुआ है। पहला इसलिए नहीं हुआ, इंग्लिश में भी देख लीजिए, पहला नहीं होता, पढ़िए मैं आपको बता रहा हूं, पहला इसलिए नहीं हुआ कि लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं है, ठीक है। सबसे पहले वैसे दुप्ले को माना जाता है, बट इंडिया में जो है दुप्ले को माना जाता है सहायक संधि का प्रतिपादक, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली ही वो हैं जिन्होंने इसको सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट किया। तो सी ऑप्शन सही है कि इंडिया में इसको इंप्लीमेंट किया। बी क्या है, फर्स्ट स्टेट अवध नहीं, फर्स्ट स्टेट हैदराबाद है, पहला स्टेट हैदराबाद है। और अगला लास्ट ऑप्शन है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने इन्फ्लुएंस क्या था नेपोलियन का, बिल्कुल नेपोलियन के आक्रमण या नेपोलियन का जो प्रभाव था दक्षिण एशिया में, उसको डर उससे डर के लॉर्ड वेलेस्ली अधिक से अधिक राजाओं के साथ इस तरह की संधि करके अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते थे। एक्चुअली सहायक संधि में होता क्या था, सहायक संधि में होता ये था कि अंग्रेज अपने ही सेना को राजा ही जो जिससे इस तरह की संधि करते थे सब्सिडी, उसी के खर्चे पे अपने ही सेना की एक टुकड़ी रख देते थे, साथ में एक रेजिडेंट भी उस पर्टिकुलर महल के अंदर डाल दिया जाता था राजा के यहाँ, जो देखरेख करता था। कहा यह जाता था रेजिडेंट आपके काम में टांग नहीं अड़ाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था। उसके अलावा किसी देश के किसी और के साथ युद्ध करना या संधि करना, समझौता करना, इसमें भी इनका इंटरफेयर स्टार्ट हो जाता था। लेकिन बेसिकली करने का रीजन ये था कि बिना डायरेक्ट इंटरफेयर के हम अपनी सेना को भी रख सके, उससे रिलेटेड खर्चे भी निकाल सके और धीरे धीरे इस तरह के राज्य को पंगु बनाया जा सके। और कुछ फैक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने 1798 में, अवध ने 1801 में, और मराठा की बात करें तो सबसे पहले पेशवा ने, पता है आपको, पेशवा ने 1802 में किया था। उसके बाद भोसले और सिंधिया ने 1803 में, गायकवाड़ ने 1804 में और होलकर ने 1805 में यह काम किया था। अब अगला सवाल है, सवाल यह है, पूछा गया 1850 में जो सरकार है उसने लेक्स लोकी अधिनियम लाया। लेक्स लोकी सिंपल सा है, लेक्स लोकी लाया, इसके बारे में राइट स्टेटमेंट क्या है, मद्रास और बंबई के प्रांत में सती प्रथा को बैन करना, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली में जमींदारों के अधिकार को बनाए रखना, अन्य उपनिवेशों में भारतीय श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार, और हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में धर्मांतरित हुए व्यक्तियों की पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकार प्रदान करना। ठीक है, अब ध्यान ये रखिए कि लेक्स लोकी अधिनियम जो बनाया गया था उसका संबंध डी ऑप्शन से है, यानी हिंदू धर्म से अगर कोई ईसाई धर्म बनता है तो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, अगर आप हिंदू रिलीजन को छोड़ के कोई भी रिलीजन ऑप्ट करते हैं तो आपकी जो पैतृक संपत्ति है, जो आपके एंसेस्टर की संपत्ति है, उस पे आपका राइट समाप्त हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, चूंकि इनको ईसाई धर्म को प्रमोट करना था तो ये अधिनियम लेके आए। उन्होंने कहा कि अगर ईसाई बनते हो तो कोई बात नहीं, मुसलमान बन जाओ तो गए, कोई भी और रिलीजन अपनाए तो गए, लेकिन ईसाई अगर आप बन जाएंगे तो आपकी ये अधिकार कंटिन्यू रह जाएगी, जिसको लेके काफी विरोध हुआ था। यही है लेक्स लोकी अधिनियम। अब ये इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छा इसमें दिक्कत हुआ होगा आई थिंक। चलिए, निम्नलिखित में से सत्य असत्य फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया, डायर का सिस्टम चलेगा। लॉर्ड क्लाइव के समय 1766 में सैनिकों का विद्रोह किया गया, श्वेत विद्रोह कहते हैं। क्या था, क्योंकि दोहरा भत्ता बंद कर दिया था बंगाल और बिहार के सैनिकों को, इसके लिए सैनिकों ने विरोध किया था, विद्रोह कर दिया था, जिसके अंदर अंग्रेजी सैनिक भी थे। इसी के कारण इसको श्वेत विद्रोह कहते हैं लॉर्ड क्लाइव के। लॉर्ड क्लाइव ने सैनिकों का दोहरा भत्ता बंद कर दिया और कंपनी के कार्यकर्ता को नमक, सुपारी, तंबाकू के व्यापार पे एक अधिकार दिया। इसको लेके कंफ्यूजन है। अच्छा, जिस ऑप्शन को लेके आपको कंफ्यूजन वो भी इंडिकेट कर दीजिए। इस क्वेश्चन ऑप्शन को लेकर कंफ्यूजन है, एक्चुअली यहां कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इंग्लिश में भी देख लो आप। डायर के सिस्टम इम्पोज किया गया, ठीक है, व्हाइट रिवोल्ट हुआ, उसके अलावा अलाउंस जो डबल अलाउंस था वो बंद कर दिया गया। अब यहां साल्ट, बिटल, नट एंड टोबैको, ये क्यों किया गया, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव जो है उन्होंने क्या किया, लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया कि जो भी कंपनी के अधिकारी थे उनको ट्रेड करना,
उनको कोई भी उपहार लेना, उनको कोई भी घूस लेना, ये सारा बंद कर दिया, उनका बैन कर दिया। आप किसी भी राजा महाराजा जमींदार किसी से घूस नहीं ले सकते, गिफ्ट नहीं लेते, ये सब बंद कर दिया। तो इन सब के कारण उनको नुकसान होने लगा, बहुत पैसे कमाते थे। उसके बदले इन्होंने नमक, वही सुपारी, पान और टोबैको, इन पे उनको एक मोनोपोली दे दी, एक राइट दे दिया कि यहां पे आप बिक्री कीजिए और जो पैसे आता है वो कमाइए और कुछ काम मत कीजिए। अब यहां पे एक और सवाल है, सिंपल सा सवाल, कहां कंफ्यूजन है वो भी देख लेते हैं। वॉरेन सिंह से संबंधित घटना की कौन उनके टाइम के नहीं है? अवध की बेगम के साथ। अवध की बेगम के बारे में कहा गया, अवध को जब इन्होंने मिलाया तो बोला कि बेगम के साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया जाएगा, लेकिन इन्होंने अवध के बेगम की जो संपत्ति थी उसको भी उनके साथ मिसबिहेव करने के साथ उनकी संपत्ति भी इन्होंने बहुत हद तक इलीगल तरीके से निकलवा ली। उसके बाद सती चौरा की घटना, नंद कुमार को फांसी और 1773 का रेगुलेटरी है, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं। नंद कुमार को फांसी में भी नहीं होगा क्योंकि बेगम व अवध के साथ मिसबिहेव करने के कारण नंद कुमार ने इनके ऊपर केस फेस कर दिया। इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में इसको फंसा दिया और एलिजा एमपी से इनकी अच्छी खासी बनती थी, तो एलिजा एमपी के थ्रू इन्होंने क्या किया, इसको फांसी दिलवा दी। अब ये तो ठीक है, सती चौड़ा वाले में आपको कंफ्यूजन हुआ है, सती चौड़ा का कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। इसका संबंध 1857 से है और नाना साहब से है, क्योंकि नाना साहब ही वो आदमी है, नाना साहब ही वो आदमी है जिन्होंने, ध्यान समझ, नाना साहब ही वो आदमी है जिनके ऊपर ये कलंक है, क्योंकि उन्होंने जब अटैक किया था तो कुछ लोग, कुछ यूरोपियन महिलाओं बच्चों के साथ फंस गए थे। इन्होंने कहा आप जाइए, आपको कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि महिलाएं बच्चे भी थी, लेकिन वो जब निकले थे, इनके जो सैनिक की टुकड़ी थी उन्होंने उसको मार दिया। तो ये कहा जाता है कि नाना साहब को ये बात पता नहीं थी, खैर, लेकिन तब भी सती चौरा की वही घटना है। और बाद में उस गली में इंडियंस को, जो भी जिनका घर था, जिनको आना जाना था, लेट के जाना पड़ता था पनिशमेंट के रूप में। तो ये है सती चौरा। ये भी एक सिंपल है, फैक्ट है। इसमें सिंपल फैक्ट ये है कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग को सबसे पहले सैनिक विभाग से अलग कौन किया? सिंपल सा जवाब है लॉर्ड डलहौजी। अब ये जो पीडब्ल्यूडी था वो सबसे पहले स्टार्टिंग से ही सैनिक विभाग के अंदर था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने उसको अब अलग करके एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया। उसके बाद अगला है, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर। इसमें क्या दिक्कत है? यहां पे ये पूछा जा रहा है, यहां पे ये पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म किया गया, ये पूछा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को होती है और 27 अक्टूबर 1605 को अकबर साहब की डेथ होती है। तो 27 अक्टूबर 1605 और 1600 में अंतर है। ये अलग बात है कि हॉकिंस साहब जब आ रहे थे यहां पे, तो वो आ रहे थे अकबर का, जेम्स प्रथम का लेटर लेके अकबर के लिए आ रहे थे, लेकिन तब तक उनकी डेथ हो गई थी और जहांगीर शासक बन गए थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 में ही फॉर्म हो गई थी। ये तो आसान सवाल है। उसके बाद अगला ये पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की तरफ से बनाई गई तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जो जानते हैं उनके लिए आसान है, नहीं जानते हैं देखो, महात्मा गांधी को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। महात्मा गांधी भी थे, बट महात्मा गांधी एज ए मेंबर थे, ना कि एज ए अध्यक्ष। एक्चुअली अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था और इन्होंने कहा कि लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। तो अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय, मेंबर में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, सीआर दास और पुलक जैकर जैसे लोग थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एक और, ये भी आसान है, चलिए कोई, देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात कौन सा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा? अमृत बाजार पत्रिका, मॉडर्न रिव्यू, इंडियन मिरर, सोम प्रकाश। देखिए इसका आंसर अमृत बाजार पत्रिका है। अब अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष निकाला करते थे। अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा में निकलता था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया और ये जो था वो 1668 से निकलता था, यानी 10 साल से ये अंग्रेजी भाषा में निकल रही थी। लेकिन जैसे ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, अचानक से इंग्लिश में हो गई, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का हिंदी होता है देशी भाषा अधिनियम। उसका मतलब होता है
देसी भाषा अधिनियम, उसका मतलब यह होता है कि जो इंग्लिश छोड़ के कोई और लैंग्वेज में कोई भी न्यूज़पेपर निकल रहा है तो उसको लेकर उनको पहले प्रूफ देना होता था, अप्रूवल नहीं होता था तो दिक्कत थी। और अगर कुछ गलत सलत चीज आपने छाप दिया सरकार के खिलाफ तो मजिस्ट्रेट जो थी वो आपकी प्रेस को जब्त कर सकती थी। उसके बाद अगला देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। इसका उद्देश्य कौन सा नहीं था? पहला, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना था। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमान ज्यादा लॉयल हो जाएंगे तो उनको ज्यादा फायदा मिलेगी, इसीलिए। दूसरा, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार की रक्षा करना। ये तो क्लियरली अंडरस्टूड है कि अधिकार की रक्षा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। किसी भी अन्य संप्रदाय के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। ये भी उनके मैनिफेस्टो, यानी ये भी जो उनका मैनिफेस्टो नहीं, जो भी जब बनाया गया था, जो नियम था उसके अंदर ये भी था कि अलग अलग समुदाय के बीच में जो कटुता है उसको रोकना है। ये नहीं था कि हिंदुओं के अगेंस्ट में करना है, कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये क्लियर रखिए कि सी वाला भी सही है। और जो संप्रदाय है उनके बीच में जो रिलेशन खराब हो रहा है मुसलमानों को, उसको भी रोकना है। और कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को खंडित करना, खंडित करना। ये तो ठीक है, ये तो क्लियर है कि कांग्रेस के इंपैक्ट को रोकना था, लेकिन और समुदाय के प्रति जो भावना बढ़ रही उसको भी रोकना था, ये भी ध्यान रखिए। लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड स्टेटमेंट। लॉर्ड कर्जन के टाइम में मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। और डलहौजी ने बेशक रेलवे लाइन की स्टार्टिंग की, लेकिन वायसराय में सबसे ज्यादा, वायसराय गवर्नर जनरल में सबसे ज्यादा लॉर्ड कर्जन के टाइम में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ है, तो ये सही है, गलत नहीं है। कलकत्ता नगर निगम अधिनियम के अंदर इन्होंने जो स्थानीय स्वशासन था उसको हतोत्साहित करने की बात की। और 1904 में एंशिएंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट लाया गया और इसके अंदर 50,000 की बात की गई कि उससे हम जो भी मोन्यूमेंट्स है उसको हम सुरक्षित रखेंगे। तो सिंपल सा है, कुछ खास नहीं था इसके अंदर। अच्छा, ये इसमें क्या दिक्कत है? देखो, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, ये सब किसकी होम रूल लीग में थे? यही नहीं, इंदुलाल याग्निक, बहुत सारे लोग, वो सब के सब एनी बेसेंट के लीग में थे। होम रूल लीग एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने स्टार्ट किया, पहले बाल गंगाधर तिलक ने, फिर एनी बेसेंट ने। लेकिन जितने भी टॉप के लीडर थे सब एनी बेसेंट में थे। सबको जलन थी बाल गंगाधर तिलक से, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी धांसू थी और इनके चक्कर में ये सोचे कहां जाए, वहां पे दब जाएंगे इनके आगे। तो ये मैंने जितने भी टॉप के, मोहम्मद अली जिन्ना से लेके जो भी टॉप के थे सब एनी बेसेंट के लीग में तो थे, लेकिन बाल गंगाधर के नहीं थे। तो ये बात सही है, गलत नहीं है। फिल्ट्रेशन थ्योरी, शिक्षा के क्षेत्र में फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया? या शिक्षा के क्षेत्र में जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है, जिसको टपकन का सिद्धांत भी कहते हैं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहा जाता है। मैकाले का जो शिक्षा नियम आया था 1935 में लागू जो हुआ, तो वही उसके अंदर ये था कि किसी एक टारगेट वाला कैटेगरी है, यानी एक उच्च क्लास के कुछ लोगों को हम एजुकेट करेंगे और उनका एथिकल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी कि वो जो शिक्षा हमसे ग्रहण किया या अंग्रेजों से ग्रहण किया उसको आम लोगों तक पहुंचाएं, ये उनकी होगी, अंग्रेजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो इसी को फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, टपकन का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश कुछ खास लोगों को एजुकेट करेंगे और वहां से एजुकेशन नीचे धीरे धीरे टप 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 करके गिर के वहां पहुंचेगी। दैट्स इट। टेस्ट नंबर 3 में चलते हैं। टेस्ट नंबर 3 में पूछा गया है, कौन सा वायसराय अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया? यहां पे फैक्ट आप जानना चाह रहे थे, एक्चुअली लॉर्ड मेयो के बारे में कहा जाता है कि लॉर्ड मेयो बहुत ही एनर्जेटिक, इवन सबसे एनर्जेटिक वायसराय में से एक थे और घोड़े की सवारी इन्होंने कई हजार किलोमीटर इंडिया में की थी। और उस दिन भी जिस दिन इनकी डेथ होती है, ये एक पहाड़ी पे चढ़ रहे थे और उसी दौरान शेरखा नामक एक अफगानी ने, शेरखा नामक एक पठान ने, शेर अली नामक पठान ने इनकी हत्या कर दी। इसके बाद ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। स्टेटमेंट किसका है? बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक अनटचेबिलिटी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था।
ये स्टेटमेंट किसका है? तुम पहले एक भारतीय हो, बाद में मुसलमान। शौकत अली, मोहम्मद अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान और मोहम्मद अली जिन्ना। तो तुम पहले एक भारतीय हो, बाद में मुसलमान, ये कहना है मोहम्मद अली जिन्ना साहब का। और ये उन्होंने डिवीजन के बाद कहा था। इंडिया और पाकिस्तान जब डिवाइड हो गया था, उनसे कुछ पूछा गया था, उन्होंने बोला कि तुम पहले भारतीय हो और उसके बाद मुसलमान हो, तो अपना जिस देश में उस देश के अकॉर्डिंग रहो, सीधी बात है। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति, सीधा सिंपल सा फैक्ट है, लॉर्ड इरविन के टाइम में ये बन गया था। तो लॉर्ड इरविन ही वो थे जो यहाँ पे रहे थे। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए किसने प्रोत्साहित किया? उसका नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो उनका गवर्नर था, उन्होंने बोला कि यहाँ की महिलाओं के साथ शादी कीजिए और यहाँ पे रहिए, बच्चे पैदा कीजिए, और अगर शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे, तो वो लोग पुर्तगालियों के साथ उनका अच्छा रिलेशन होगा, तो पुर्तगालियों को यहाँ पे प्रभुत्व बढ़ाने में आसानी होगी। ऐसा अल्बुकर्क का कहना था। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन, किसने कहा था, यानी हु सेड द मुस्लिम्स आर डूइंग foolishness by asking for security and Hindus are rejecting it, are doing bigger foolishness than that। यानी किसने कहा था कि मुस्लिम सुरक्षा मांगकर मूर्खता कर रहे हैं और हिंदू उसे अस्वीकार कर उससे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद का यह स्टेटमेंट है, और इसी में उन्होंने कहा था कि मुस्लिम जो सुरक्षा मांग रहे हैं तो वही बेवकूफ हैं, और आप नहीं दे रहे हो उससे बड़े बेवकूफ हो कि दे ही दोगे तो क्या है, ऐसे भी सुरक्षा आपको देनी ही है, तो ठीक है मांग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दे दीजिए। तो उसको मिला अबुल कलाम आजाद ने ऐसा स्टेटमेंट कहा था। ठीक है, कल हम लोग कल से लाइव हो जाएंगे। कल से सारी डिस्कशन जो इस तरह की लाइव होगी। जिस क्वेश्चन में दिक्कत है आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए, वहां से मेरे पास आ जाएगा, उसको मैं देख लूंगा और उसमें जो भी कंटेंट है तैयार हो जाएगा। कल से हम लोग आज इस वीडियो को देख लीजिए। चलिए कल मिलते हैं।